इसी के साथ मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आयुर्वेद में हार्मोन्स का एग्जैक्ट ऐसे वर्णन है क्या? और अगर है तो हम पिट्यूटरी थायराइड ओवेरियन एक्सिस का इसमें विचार कैसे करें? तो थायराइड ग्लैंड का आयुर्वेद में किस प्रकार से वर्णन किया है? क्योंकि आयुर्वेद में तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि इतना ही बताया है, तो थायराइड का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है? मतलब सिर्फ थायराइड या हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड इतना ही देखकर ट्रीटमेंट करना ये गलत होगा। करेक्ट। सो थायराइड अगर कोई भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाता है तो उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं ये पहले हमें देखना है। यानी जब भी मेनार्की है तभी डायग्नोसिस होता है, या फिर सगर्भावस्था है तो उसमें डायग्नोसिस होता है, या फिर जब भी मेनोपॉजल एज रहता है, पेरीमेनोपॉजल एज, तभी हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है। सो मन का जो है ना, एक बहुत ही अच्छा कहा गया है, मनसः स्वस्य निग्रह। मन को खुद को कंट्रोल करना मन का ही कार्य है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैद्य वरुण खरे और आपका आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है वैद्य गौरी बोरकर मैडम। गौरी मैम पिछले 23 सालों से महाराष्ट्र के ठाणे और पुणे में श्री रुक्म आयुर्वेदिक चिकित्सालय के माध्यम से आयुर्वेद की सेवा में कार्यरत है। इसी के साथ पिछले कई सालों से श्री विश्ववती आयुर्वेदिक चिकित्सालय और रिसर्च सेंटर कोल्हापुर, यहाँ भी मैम ऑनररी कंसल्टेंट के तौर पे कार्यरत है। इसी के साथ मैम ने अपना एमएस गायनेक और ऑप्स इस विषय में किया है, जिसके थीसिस के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ग्रांट मिली है। इसी के साथ साथ मैम संस्कृत ये विषय में भी पारंगत है। इसी के साथ मैम ने कई सारे रिसर्च वर्क में भी सहभाग लिया है, जिसमें आयुर्वेद, गर्भ संस्कार, बीज संस्कार, इन विषयों पे उनका विशेष प्रावीण्य है। इसी के साथ यह विषयों पे उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है। आयुर्वेद का बीज संस्कार, आयुर्वेद का गर्भ संस्कार, वाग्भट दीपिका, ये भी उनका रिसेंटली प्रदर्शित एक पुस्तक है। तो नमस्ते मैम, कैसी हो आप? थोड़ा मैम आपके बारे में बताइए कि आयुर्वेद में रुचि कहाँ से पैदा हुई, और आपने इतनी सारी किताबें लिखी है, इतना सारा रिसर्च वर्क भी किया है, तो इसकी पीछे की प्रेरणा क्या रही? जैसे कि एडमिशन के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे ही हम आयुर्वेद को एडमिशन लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्या करूँ, आयुर्वेद करना है या मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस करना है, इसी कंफ्यूजन में लोग बहुत सारे रहते हैं। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, सो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया कि अरे आपको क्लिनिक जाना है, सीखना है, ऐसे अगर करेंगे तो आयुर्वेद अच्छे से आ जाता है। सो उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग वैद्यों के पास पूछने के लिए जाने लगे कि आना है, हमें सीखने के लिए आना है। सो हमारे सौभाग्य से वैद्य श्री समीर जमदग्नि सर है, उनके पास हमें आने के लिए यस हुआ। फिर सर के यहाँ हमने जाना शुरू किया। सो दैट वाज इन फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टर्म में ही। सो फर्स्ट टर्म से ही आयुर्वेद का बूंद बूंद पीते पीते हम बड़े हो गए, ऐसा है। सो इसके लिए कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि कंफ्यूजन हुआ ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो फर्स्ट टर्म से ही, फर्स्ट महीने से ही रादर सर के पास जाने लगे। सो विदाउट एनी मॉडर्न मेडिसिन पेशेंट्स बहुत अच्छे से क्योर होते हैं। ये आँखों से जब भी हम देखते हैं ना, तभी हमारा विश्वास बन जाता है। सो इसके लिए वो पेशेंट्स बहुत सारे हम देखते गए, सो उसमें रुचि बढ़ती गई, और इसी के लिए कभी दूसरा विचार आया ही नहीं। ऐसी बात है। और आपने इतनी सारी किताबें लिखी है, और मैं जैसे कि जानता हूँ कि आप संस्कृत विषय में भी पारंगत है, तो क्या इसका आपको किताबें लिखने में भी लाभ हुआ? यस, श्योर। कैसा रहता है ना कि जब भी आयुर्वेद कर रहे थे, बीएमएस चालू था, तभी जो टेक्स्ट है सब संस्कृत में है। सो 12 तक तो संस्कृत था, 8 to 12 लैंग्वेज एक रहता है, उसके लिए वो उसमें रुचि तो थी, क्योंकि उसमें स्कोरिंग रहता है। जैसे शुरुआत में हमें लगता है कि हाँ स्कोरिंग है तो करना है करके, सो उसमें रुचि थी। सो ऐसा सोचा कि अगर ये है तो क्यों ना हम बीए भी कंप्लीट करें, एमए भी कंप्लीट करें। सो संस्कृत में बीए और एमए टिळक महाराष्ट्र जो विद्यापीठ है उधर से हमने कंप्लीट किया था। सो दैट वाज कंटिन्यूड। सो जैसे कि हमें संस्कृत का अर्थ कैसे लगाने रहते हैं वो हम अगर सीख जाते हैं ना, तो संहिता पढ़ना ये बात जो है वो भी अच्छे से हो जाती है। इसके लिए संस्कृत में भी रुचि थी, और उसका परिणाम जो है वो जब भी हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते थे वैसे था। एक इसमें मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि वाग्भट जी ने कहा है कि स्वातंत्र्य स्त्रीषु च त्यजेत, ऐसा है।
सो उसका भाषांतर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्त्री को स्वातंत्र्य नहीं देना है, हाँ। लेकिन स्वातंत्र्य हा स्त्रीषु च त्यजेत, हाँ। स्त्री में स्वातंत्र्य नहीं लेना है। हाँ। इसका ये अर्थ है संस्कृत के, अगर हम विभक्ति प्रत्यय देखें तो इसका मतलब ऐसा है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये जो भी बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य यानी गृहस्थाश्रम में रह के, कंट्रोल में रह के, उसमें ये स्त्री के जगह पर बहुत स्वैराचार नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। सो ये ऐसे अलग अलग अर्थ हम संस्कृत पढ़ते हैं ना तो अच्छे से पता चलते हैं। तो मतलब आयुर्वेद के साथ संस्कृत सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें भी पता चल रहा है। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना ये ज़रूरी है, क्योंकि उनका कहना क्या है ये हमें पता चलता है इसके लिए। तो मैम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम थायराइड ग्लैंड जो है उसका बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, और आजकल के लोगों के रूटीन और लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे लोगों में थायराइड की बीमारियां भी दिख रही है। तो थायराइड ग्लैंड का आयुर्वेद में किस प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि आयुर्वेद में तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि इतना ही बताया है, तो थायराइड का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है? कैसा है ना कि जब भी हम थायराइड के बारे में सोचते हैं सो हमें लगता है कि किधर सूजन है या फिर उसका वर्किंग अगर अल्टर्ड हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। सो हम जनरली कैसा हो जाता है कि उसके लिए सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं कि ये मेडिसिन है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा विचार अलग होना चाहिए उधर। सो थायराइड अगर कोई भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाता है तो उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं ये पहले हमें देखना है। सो उसमें पेशेंट का वेट बढ़ता है, स्किन में ड्राइनेस आ जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहता है। फिर उसमें अगर ये पेशेंट फीमेल है तो उसमें पीरियड्स में दिक्कतें आने लगती है, डिलेड मेंसेस है, फिर इनफर्टिलिटी है, ये सब उसके कारण हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो इस एंगल से उसको देखना है। सो इसमें वेट अगर बढ़ रहा है या फिर चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, सो वेट बढ़ता है तो मेदो रोग के एंगल से उसको देखना चाहिए। अगर चिड़चिड़ापन ज़्यादा है तो मानस रोग या फिर ज्वर के एंगल से उसको देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस तो है ही ना, है ऐसा नहीं है, लेकिन जो डायग्नोसिस थायराइड का यानी हाइपोथायराइडिज्म का होता है ना तो वो स्पेसिफिक स्त्रियों के बारे में स्पेसिफिक पड़ाव में होता है। यानी जब भी मेनार की है तभी डायग्नोसिस होता है, या फिर सगर्भावस्था है तो उसमें डायग्नोसिस होता है, या फिर जब भी मेनोपॉजल एज रहता है, पेरीमेनोपॉजल एज, तभी हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है। इसका मतलब ऐसा है जब भी शरीर में हार्मोनल लेवल्स चेंज हो रहे हैं तो उस समय ये बातें हो रही है। स्पेसिफिकली अगर वो जो चेंज है वो शरीर, स्त्री का शरीर और मन अगर कोपअप नहीं करता है तो ये सिम्टम ज़्यादा दिखने में आते हैं। सो इसके लिए मन का विचार करना, उसके बारे में ज्वर का विचार करना, ये भी बातें इंपॉर्टेंट रहते हैं। अदरवाइज सब पेशेंट्स को कांचनदार कोंबड़ नुखी गुगुल दिया तो अच्छा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इसका कारण ही यही है कि हमारा निदान आयुर्वेद के नज़रिए से अलग होना चाहिए और फिर उसका मेडिसिन हमें उसको देना है। तो इसी के साथ मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आयुर्वेद में हार्मोन्स का एग्जैक्ट ऐसे वर्णन है क्या, और अगर है तो हम पिट्यूटरी थायराइड ओवेरियन एक्सिस का इसमें विचार कैसे करें? राइट, कैसा है कि ये एक्सेस है, पिट्यूटरी है उसका थायराइड के ऊपर, थायराइड जो है वो ओवरीज और फिर मेंसेस आना, ये सब एक्सेस रहता है। ये बात सही है ना, है ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। हमें कैसा देखना है कि मासी मासी रजस्त्रीणाम रसजम स्रवति त्रयम वत्सरा द्वादशा दूर्धम याति पंचाशतक्षयम, ऐसे जब भी हम कहते हैं तो दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है कि मासी मासी यानी ये चक्राकार है, फिर रसजम त्रयम ऐसा कहा गया है। रसज है, सो रस की अगर विकृति हो जाती है तो रज की विकृति होने वाली है। और रस व स्रोतस का अगर हम कारण देखें अलग अलग जो स्रोतस की दृष्टि में बताया है, सो उसमें चिंता नाम चाति चिंतनाथ है। सो अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, विषय है, कोई भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऐसा स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर विकृति आ जाती है इसमें। सो ये जो एक्सेस है ना वो रस व स्रोतस के एंगल से हमें देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वत्सरा द्वादशा दूर्धम याति पंचाशतक्षम ऐसे कहा है, 12 से लेके 50 तक होता है। लेकिन ये साइकिल्स जो है वो नहीं वाताद्रुत योनि नारीणाम संप्रदुष्टति ऐसे कहा गया है। सो वायु का महत्व इसमें जो है ना वो भी देखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डिलेड मेंसेस है और थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसे केसेस में हमें ऐसा लगता है कि कुछ शतावरी, अश्वगंधा, दशमूलारिष्ट ये यूज़ करना है। दोज आर गुड ड्रग्स, ऐसा मैं नहीं कहूँ नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन कैसा है
है ना कि उसमें अगर इस एंगल से अगर डिले हो रहा है Right. तो इसमें हमें क्या देना चाहिए। सो वायु की विकृति है या फिर ज्वर की विकृति इसमें दिख रही है या फिर रस की विकृति इसमें दिख रही है, ऐसी अगर बात है तो रसपाचक जो है उसका परिणाम उसमें आ जाएगा। Okay. या फिर रान कांदा जो रहता है उसका हाँ, परिणाम हाँ, उसमें हाँ। आ जाएगा। पुनर्नवा है उसका परिणाम उसमें आ जाएगा। या दूसरी बात है कि दशमूलारिष्ट कार्पास मूलासव, ऐसे हम अगर 5 to 21st डे Okay. और 22nd से पीरियड्स आने तक ऐसा देते हैं तो वो साइकिल सेट हो जाता है। सो ये सब बातें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ऐसा मुझे मतलब लगता है। सिर्फ थायराइड या हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड इतना ही देखकर ट्रीटमेंट करना ये गलत होगा। करेक्ट। कैसा है कि वो पूरा उसका परिणाम शरीर के ऊपर क्या आ रहा है, सिम्टम्स क्या है, पेशेंट क्या चीज़ से सफ़र हो रहा है, वो Right. देखना ज़रूरी है, ऐसा है। पर मोस्टली कैसे होता है जब हम नए प्रैक्टिस चालू करते हैं तब पेशेंट आता है रिपोर्ट लेकर कि हमें TSH इतना बढ़ गया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हम विचार करते समय अगर हाइपो या हाइपर है तो उसमें डिफरेंशिएट, लक्षणात्मक डिफरेंशिएट कैसे करें और उसकी संप्राप्ति किस प्रकार से लगाएं। राइट। बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म पे पेशेंट्स रहते हैं उसमें डिलेड मेंसेस रहते वगैरह है, लेकिन मानसिक जो विचार है ना Right. उसमें बहुत सारे फर्क रहते हैं। Right. हाइपो वाला जो पेशेंट रहता है उसमें आलस्य बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। सो ये जो पेशेंट्स रहते हैं ना इनको एक्सरसाइज बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लिथार्जी रहती है, इसके लिए वेट गेन होना चालू हो Right. जाता है और नेगेटिविटी शरीर में आ जाती है। नेगेटिव हार्मोन्स जो हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग हो जाता है और वापस वही मेदो रोग की संप्राप्ति चलती रहती है। सो ऐसे केसेस जो है वो मेदो रोग के एंगल से देखना चाहिए। Okay. और हाइपरथायराइडिज्म जो रहता है उसमें जनरली देखो तो कंपैरेटिव नेचर बहुत ज़्यादा रहता है। मुझे ऐसा मिला, इसको ऐसा क्यों रहा, जो मात्सर्य ये जो Correct, कहा गया है correct. शब्द ना वैसा दिखता है। Right. सो उनमें पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन रहती है, लीन रहती हाँ. है और ड्राइनेस उसमें भी ज़्यादा रहता है। सो ऐसे केसेस में मन के ऊपर विचार करना, यानी जो टिपिकली कफज या फिर मेदोज सॉरी कफज या फिर पित्तज जो मानस विकार कहे गए ना उनके एंगल से उनको देखना चाहिए। ओके। ऐसा है। पर ये तो मैम बहुत बार वात प्रकृति वाले लोगों की सारी लक्षणें इसमें दिखाई देती है, तो इसमें आप पित्तज और कफज मानस विकार का कैसे फिर रिलेशन आएगा? नहीं, ये जो कंपैरेटिव नेचर है ना वो जनरली पित्तज मानस पित्तज विकार है, में रहता yes, है कि yes. ये मुझे मिला इसको क्यों नहीं मिला है, मैं इतना सब करती हूँ मुझे क्यों नहीं होता है, ये जो Okay. कंपैरिजन हमेशा से चलता है ना वैसा उसमें रहता है। और इसी के लिए पित्तज जो मानस व्याधि है उनके एंगल से भी उसको देखना जरूरी है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ओके। एंड हाइपो में जो है वो आलस्य और मेदो रोग इस एंगल से वो जाता है। सो एक्सरसाइज अगर पेशेंट को हम उसमें करने के लिए बोलते हैं ना तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम इसका उपयोग बहुत है। और ये मात्सर्य वाला जो भाव है कि जिसमें हाइपरथायराइडिज्म है उसमें अगर हम देखेंगे तो शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम इसका परिणाम अच्छा आता है। सो मन का जो है ना एक बहुत ही अच्छा कहा गया है, मनसः स्वस्य निग्रह, मन को खुद को कंट्रोल करना मन का ही कार्य है। राइट। सो वो जो है मन प्राण से यानी अनुधावती ऐसे कहा गया है कि प्राण के ऊपर सवार होकर अनुधावती। सो इसके लिए अगर हम प्राणायाम करके वायु की गति प्राकृत करते हैं तो मन की गति प्राकृत हो जाती है और विचार जो है वो प्राकृत हो जाएंगे। ओके। थायराइड असंतुलन के जो भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उसके ऊपर अगर हमारा निदान किया जाए तो नाड़ी परीक्षा से ये थायराइड का निदान हो सकता है या हम रिपोर्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानकर उसका इस्तेमाल करें? कैसा है कि कोई भी हम निदान करते हैं तो उसमें अलग अलग पद्धति कही गई है, जैसे कि त्रिविध परीक्षण है, अष्टविध परीक्षण है, दशविध परीक्षण है। वैसे आधुनिक पद्धति से अगर देखेंगे तो रिपोर्ट्स आ जाते हैं, उसमें अनुमान या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण हम बोलते हैं, एक्सटेंडेड है वो। नाड़ी से भी पता तो चलता ही है, ना है ऐसा नहीं है, उतना उसके ऊपर हमारा कमांड होना चाहिए। दूसरी बात है कि सिम्टम से भी पता चलता है। कैसा है कि सब रिपोर्ट्स करने के लिए दे दिए और फिर थायराइड का रिपोर्ट आ गया, ऐसा नहीं रहता है ना। पेशेंट आता है, कुछ सिम्टम्स बताता है, सो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस रहता है, सो उसके अनुसार हम लिख के देते हैं और फिर आ जाता है। सिर्फ वैल्यू के ऊपर नहीं रहना चाहिए, सिम्टम्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। और जैसे कि हमने कहा कि मन के विषय में भी उसमें चेंजेस होते हैं और शरीर के विषय में और हार्मोनल भी चेंजेस उसमें होते हैं। सो ऐसे केसेस में नस्य का प्रयोग बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो
संज्ञा स्थापन जो गण कहा गया है उसका अगर नस्य हम पेशेंट को देते हैं प्रथमन नस्य के पद्धति से तो उसका परिणाम अच्छा आ जाता है। दूसरी बात जो है संज्ञा स्थापन जैसा है वैसे ही अगर लिथार्जी है, हाइपोथायराइडिज्म है, मेंसेस जल्दी जल्दी नहीं आ रहे, डिले हो रहे, सो ऐसे केसेस में वच्चा चूर्ण है उसका प्रथमन नस्य हम भी दे सकते हैं। या फिर जो शतावधि तेल है तो उसका नस्य भी हम अगर पेशेंट दूर रहती है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अच्छा। उसी के साथ में थायराइड का जो एरिया रहता है उसको रक्ताशय ऐसा कहा गया है गले को। सो रक्त की विकृति इस तरीके से भी उसको हमने देखना चाहिए। सो इसके लिए गले के ऊपर कुछ ना कुछ लेप लगाने के लिए भी दिए जाते हैं, उसका भी परिणाम अच्छा आ जाता है। दूसरी बात है कि पूरा शरीर जो है उसमें ड्राइनेस रहता है, स्किन ड्राई रहती है। सो शुक्र जो है यानी रीजनरेशन कोई भी हमें अच्छा करना है तो शुक्र धरा कला सर्व शरीर व्यापिनी ऐसे कहा गया है। सो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जैसे कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें लेखनीय तेल या प्रमेह मिहिर तेल है, उसका परिणाम अगर हम पूरे शरीर को ऑयल एप्लीकेशन के लिए देते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आ जाता है। सो सिर्फ एक ही बात यानी ये है तो इसके लिए ये गोली, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। सो पेशेंट की दिनचर्या जो है उसमें भी हमें चेंजेस करवाने हैं। पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है, उसको प्राणायाम करने के लिए बोलना है, फिर मेडिसिन का सोचना है, पंचकर्म करना है और अभ्यंग जो है वो भी उसको करने के लिए साथ करना है। कई बार प्रैक्टिस में ऐसे देखा जाता है कि वनपलांडू यूज़ किया, कांचनार गुग्गुल, कोंबड़नकी गुग्गुल यूज़ किया, विदारी यूज़ कर की, उसके बाद पेशेंट के सिम्टम्स में काफ़ी राहत मिलती है पर उसके रिपोर्ट में जितना चाहिए उतना चेंज नहीं आता है और पेशेंट आके बैठता है कि ठीक है बाकी सब ठीक हो गया पर रिपोर्ट कम नहीं हो गया। तो ऐसी कंडीशन में एक वैद्य ने या नए प्रैक्टिशनर ने कैसे विचार करना चाहिए? कैसा है कि आजकल अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट में चेंजेस चाहिए ऐसा है। सो चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पहले सिम्टम्स कम आ रहे हैं वो भी तो देखना ज़रूरी है। उसके बारे में और भी एक पंचकर्म का बहुत महत्व रहता है हमारे प्रैक्टिस में। हम डेली यूज़ करते हैं कि जिसको हम लीच थेरेपी या फिर जिसको जलोकावचरण कहते हैं। सो जो थायराइड का एरिया रहता है उस एरिया में हमें जलोकावचरण करना है सो दैट रिपोर्ट्स में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हम प्रमेह के बारे में भी बात करते हैं, बहुत बार ऐसा है कि थायराइड और प्रमेह भी एक साथ आ जाते हैं। सो कभी कभी सिम्टम्स प्रमेह के बहुत कम आ जाते हैं जैसे कि नक्तमूत्रता है वो कम आ जाती है, स्वेटिंग जो दुर्गंधी रहता है वो कम आता है, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आते हैं। तो ऐसे समय अगर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स है जैसे कि हमें मालूम है कि करेला वगैरह जो रहता है, मेथी दाना है या फिर जम्बू बीज पाउडर है, वो अगर देते हैं तो रिपोर्ट्स में अच्छा आ जाता है। सो ये बैलेंसिंग करते अगर जाएंगे ना तो रिपोर्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और पेशेंट के सिम्टम्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज रिप्लेसमेंट जैसे हम अगर सोचेंगे सिर्फ कांचनार दे रहे हैं इस तरीके से अगर सोचेंगे ना तो रिपोर्ट्स में बदलाव शायद आ जाएगा लेकिन सिम्टम्स नहीं कम होते हैं, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। सो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि कई बार रिपोर्ट भी अच्छे से कम होते हैं, सिम्टम्स भी पेशेंट के कम हो जाते हैं पर एक 3-4 महीने बाद वापस लेवल बढ़ना चालू होता है क्योंकि पहले जब पेशेंट आता है वो थायरोक्सिन या थायरोनॉम लेता रहता है, उसकी हम ट्रीटमेंट देकर गोली बंद कराते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल, सिम्टम नॉर्मल, पर 6-8 महीने बाद वापस से थायराइड लेवल फ्लक्चुएट होना चालू होता है। तो इसकी अपुनर्भव चिकित्सा क्या पॉसिबल है? सो इसमें पहली बात है कि पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना है, उसका दिनचर्या और उसका जो आहार विहार रहन सहन खान पान है उसमें चेंजेस तो चाहिए। 8 दिन 10 दिन या फिर 8 महीने अच्छी तरीके से एक्सरसाइज किया सो सब कंट्रोल में है, फिर एक्सरसाइज छोड़ दिया तो वापस वैसे हो जाता है। सो ये हमेशा से ही ध्यान में रहना है कि वेट आपका जो है वो आपका कंट्रोल में होना चाहिए। सो इसके लिए कार्शमेव वरम स्थौल्यात् नहीं स्थूलस्य भेषजम ऐसे कहा गया है कि स्थौल्य अगर है तो हमेशा से आपको व्रत जैसे उसके पीछे लगना पड़ता है। सो ये पेशेंट को पहले समझा के रखना है सो दैट उसका जो है वो बाकी बॉडी फिजियोलॉजी अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कि हाइपोथायराइडिज्म है तो सिर्फ बाल गिरते हैं तो उससे क्या होगा, ऐसा कुछ लोग स्किन ड्राई है ठीक है मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, लेकिन उसका इंटरनल परिणाम भी तो आता है।
सो जैसे कि पीसीओडी और थायराइड कनेक्टेड रहता है, पाल्पिटेशन इवन कार्डियक जो रहता है वो भी उसके लिए कनेक्टेड है। सो इंटरनली बॉडी चेंजेस भी तो रहते हैं ना, इसके लिए उनको समझाना है कि आप अगर वेट कंट्रोल में रखते हो तो ये बाकी के सिम्टम्स जो है, सिस्टम्स जो है उसके ऊपर परिणाम नहीं करेगा। दूसरी बात ऐसी है कि अपुनर्भव के लिए जैसे कि हमने कहा कि नस्य काफ़ी बेहतर रहता है, वैसे हफ्ते में एक बार वगैरह ऐसा पेशेंट का नस्य कुछ दिन तक आगे चालू रखा तो उसका परिणाम अच्छा आ जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ रसौषधियाँ उसमें उपयुक्त रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एजिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है जब ये हाइपरथायरॉइडिज्म रहता है तो ऐसे केसेस में रसराज रस जो है उसका परिणाम अच्छा आ जाता है, या फिर पूर्ण चंद्रोदय मकरध्वज जो है उसका परिणाम अच्छा आता है। सो वो पुनर्भव के लिए हम 3 महीने तक देना चाहिए और फिर पेशेंट को ये सब लेता है ना, तो पेशेंट का सिम्टम्स और उसके जो लक्षण है वो अच्छे से कम आ जाते हैं, रिपोर्ट्स भी कम आ जाते हैं, तो पेशेंट बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है ऐसा। मैम एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि थायराइड क्या ये हेरिडिटी फैक्टर है, और अगर हेरिडिटी फैक्टर में है कि माँ बाप दोनों को थायराइड है तो उनकी अगली जनरेशन में थायराइड ना आने के लिए क्या हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं? राइट। प्रेगनेंसी में जैसे कि मैंने कहा कि इसका निदान कभी कभी होता है, तो एक निदान बहुत सारे स्त्रियों में जो रहता है वो है प्रेगनेंसी में निदान रहता है। तो उसमें हम रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर दे देंगे कि कोई भी थायरोक्सिन का जो रहता है डेरिवेटिव वो दे देंगे तो वो ठीक होता है, प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाती है वगैरह। लेकिन बहुत सारे बात ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट जन्म में भी वो आ जाता है। सो ऐसे केसेस में हमें पेशेंट का एक तो काउंसलेशन बहुत अच्छे से करना है, दूसरी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज जो रहते हैं, जैसे हम बीज योग गर्भ संस्कार में करते हैं वो पेशेंट को करवाने हैं। दूसरी बात मासानुमासिक जो रहता है, हम क्वाथ जो देते हैं उसका परिणाम से भी जेनेटिक जो है वो बेटरमेंट जो कह सकते हैं जीन्स की वो हो सकती है, तो इसके लिए नेक्स्ट जेन में वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए सगर्भावस्था में ये मेडिसिन ज़रूर देते हैं। और दूसरी बात ऐसे है कि अगर कोई पेशेंट में बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं थायराइड की, सो वो पेशेंट जब भी प्यूबर्टल एज में रहता है, सो प्यूबर्टी में ये चेंजेस काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। सो जब भी स्त्रियों की मेंसेस मेनार्की चालू हो जाती है तभी, और जो प्यूबर्टी एज रहता है तभी अगर मेडिसिन दिया जाता है तो उनका जो थायराइड का प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट जेन में नहीं जाएगा। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें थायराइड का निदान कैसे करना चाहिए और उसके साथ जुड़ी हुई अन्य सारी बीमारियों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। एक दो छोटे सवाल हैं मेरे कि थायराइड में जैसे आपने बताया कि जलों का चरण करना चाहिए, इसी के साथ क्या आप कुछ लेप या ऐसे कुछ स्थानिक चिकित्सा भी बताती है? यस, लेप का तो परिणाम बहुत अच्छा आ ही जाता है। जो द्रव्य शोथ कम करते हैं, जैसे कि पुनर्नवा है, अनंता है, या फिर आम्र हरिद्रा है, या फिर सौराष्ट्री है, सो इनका लेप अगर हम गले के ऊपर कर देते हैं तो उसका परिणाम जो है ना वो भी अच्छा आ जाता है। और थायराइड का इवन स्वेलिंग या फिर गॉइटर या फिर नोड्यूल सिस्ट ये जो रहते हैं वो भी कम आने में बहुत मदद हो जाती है। दूसरी बात है कि इसी के लिए जो हम मेडिसिन चूज करते हैं उस समय ये भूलना नहीं है कि गला रक्ताशय कहा गया है। सो रक्त को प्रसादन करने वाली और शोथ दूर करने वाली ऐसी मेडिसिन उसके लिए यूज करनी है। ओके, अभी जिनको थायराइड है या ट्रीटमेंट से अच्छा हो गया है उन लोगों को आप किस प्रकार से दिनचर्या में चेंज या उनके लाइफस्टाइल में किस प्रकार से चेंजेस सजेस्ट करेंगे? इसके लिए मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जो वैद्य है जो सजेस्ट करने वाला है उसका सेकंड अध्याय जो है वाग्भट का वो अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, तो हम अच्छे से दिनचर्या पेशेंट को बता सकते हैं। सो सबसे पहला तो बात है कि जल्दी उठना। सो लिथार्जी नहीं आएगी शरीर में, जितने देर से उठेंगे तो शरीर में विकृत कफ बढ़ जाएगा, लिथार्जी आ जाएगी। उठने के बाद एक्सरसाइज करना है, फिर जो जनरली ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऐसा आजकल का रूटीन है। सो ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, तो ये जो चीज़ें हल्की रहती है हजम होने के लिए वो ज़रूर लेना चाहिए। रात का खाना अगर बहुत देरी से होता है तो वो भी उसकी क्वांटिटी भी कम करना है और इजी टू डाइजेस्ट ऐसा रात का खाना लेना है। लंच जो है वो आप अच्छे से ले सकते हो, ये एक करना है, ये आहार का हो गया। दूसरी बात है एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए और वो नित्य करनी ही है। ऐसा नहीं कि मैं कितना एक्सरसाइज कर लूँ, अभी 3 महीना हो गया 4 महीना हो गया, ऐसा नहीं है। और वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए।
हर टाइम कैसा है कि जिम में ही जाकर करना है ऐसा नहीं है। जो योगासन है या फिर फ्लोर एक्सरसाइज है या फिर वॉक है, वो ज़रूर हम कर सकते हैं कि जिसके लिए आपको कुछ फीस हमेशा पे Correct, नहीं करनी correct. है, राइट, क्योंकि वो सस्टेनेबल भी होना Exactly. चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा वर्क और जो लाइफ है Life उसका balance, बैलेंस। हाँ. सो इसके लिए कुछ ऐसा स्लॉट्स हमें रखना है ज़रूर कि जो एम्प्टी है। ओके, तो फॉर मी हाँ, ऐसा हाँ. मी टाइम जो रहता है ना वो वैसा ज़रूर देना रखना चाहिए, है। हाँ. सो वैसा अगर करते हैं तो जो बॉडी ज़ीरो को लाना बोलते हैं ना वैसा अच्छे से हो जाता है। सो ओके. थोड़ा सा तो मी टाइम होना चाहिए। मैं बहुत सारे लेडीज़ को ये बहुत बार कहती हूँ कि आप जब भी घर पर आते हो ऑफिस से, सो बहुत सारा काम सामने रहता है। हर एक लेडीज़ का यही अनुभव Correct. होता है, क्योंकि खाना बनाना है, बच्चे हैं वो Right. भी राह देख रहे हैं, उनका Right. पढ़ाई लेना है, घर पर कुछ ना कुछ अगर पिघरा हुआ हाँ. सामान है तो वो ठीक ठाक करना है। लेकिन ये सब करना है आपको, यस ज़रूर करना है, लेकिन 5 मिनट्स खुद के लिए निकालो। राइट, हाथ पैर धो, आपके रूम में जाके शांति से 5 मिनट बैठो, ओंकार करो। 5 मिनट्स ओनली जो है वो काफ़ी है। सो हम जो हमारी एनर्जी है ना वो फिर चैनलाइज हो जाती है। Right. और फिर ये सब काम जो है वो करने के लिए हम वापस अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। राइट. अदरवाइज कैसा रहता है कि आने के बाद चिड़चिड़ापन है, खुद का भूख भूख वगैरह कुछ लगी है, Right. हाइपोग्लाइसेमिया है, Right. क्योंकि पूरा दिन भर काम Correct, किया है, correct. ऊपर से कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस लेवल्स ऑफिस में भी रहते हैं। Definitely. सो वो लेके ही हम चलते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं है। Right, उसको right. छोड़ने के लिए 5 मिनट हमें खुद के लिए निकालना है, चाहिए. ये करना चाहिए। तीसरी बात है कि ध्यान धारणा साधना, ये जो बात है वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। सो मन का जो विवेक है वो जागृत करने के Right. लिए। और जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में एंड हाइपर में स्पेसिफिकली जो कंपैरेटिव नेचर है, वो कंपैरेटिव नेचर कम करने के लिए विवेक जागृत होना ज़रूरी है। राइट, राइट. किसी का अगर उत्कर्ष हो रहा है तो वो उत्कर्ष होता है वो हमें दिखता हाँ. है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत क्या है मेहनत वो है. देखना ज़रूरी है। Right. तो वो विवेक है। तो वो Okay. विवेक जागृत होने के लिए ध्यान धारणा साधना ये भी Okay. करना है, तो हम ऐसा कंपैरेटिव नेचर में नहीं Right, चले जाएंगे। right. सो ये मन के बारे में हो गया, राइट। सो आहार हो गया, दिनचर्या हो गया, Okay. एक्सरसाइज हो गया, मन के बारे में Right, हो गया। right. सो इसके बाद में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो है रात्रिचर्या। आजकल हम देखेंगे तो औल की तरफ सब रात को जागते रहते हैं। Yes. सो ऐसा नहीं होना चाहिए। रात की जो नींद है वो जल्दी लेनी है। हाँ. जनरली अगर हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन या फिर रिपेयरमेंट, ये जो हम देखते हैं निद्रा, इसी के लिए उसको भूत धात्री ऐसे कहा गया Right, है। right. सो रात में हम मोबाइल जब तक हाथ से Correct. गिरता नहीं तब तक अगर देखते रहेंगे हाँ. तो क्या होता है, वही विचार मन में लेके हम सो जाते सो हैं। जाते हैं. हमें ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी नींद तो पूरी हो रही है, मैं अगर 12 बजे 1 बजे सोती हूँ तो मैं देर से हाँ. उठती हूँ 8 बजे 9 बजे, तो मेरा 8 घंटे का नींद पूरा हो रहा है। लेकिन सिर्फ क्वांटिटी Correct. इंपॉर्टेंट है, Quality क्वालिटी भी is इम्पॉर्टेंट है। important. वो आपकी, अगर आप मोबाइल देखते देखते सोते हैं हाँ. तो स्लीप जो है वो डिस्टर्ब स्लीप रहती है, REM स्लीप बोलते हैं वैसे रहते हैं, और ये जो है वो स्ट्रेस पैदा करती है कि जो हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म Right. के लिए कारणीभूत रहती है। Right, right. सो इसके लिए डीप स्लीप अच्छी होना चाहिए। इसके लिए आपको ओंकार करके, अनुलोम विलोम करके फिर सोना चाहिए। Right. ये महत्वपूर्ण बात है। राइट. जब भी हम मोबाइल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, मैं तो रील ही देखती हूँ, बाकी कुछ नहीं है, तो Right. रिलैक्स ही हूँ मैं। हाँ. लेकिन आपका जो आइरिस रहता है उसके ऊपर उस इल्यूमिनेशन का, लाइट का परिणाम आता है। वो संदेश ब्रेन को देता है कि लाइट आ रहा है, इसका मतलब दिन डे है, टाइम है। हाँ. सो एक्टिव रहो। सो हमेशा से न्यूरॉन्स एक्टिव ही रहेंगे। Right. ऐसी अगर बात हो जाएगी ना तो नींद जो है वो पूरी नहीं नहीं होगी और होगी. क्वालिटी स्लीप नहीं होगी। Right. सो स्ट्रेस लेवल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं हाँ. चलता है। सो ये भी बात Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिन से लेके रात तक, रात से सोने से लेके उठने तक, ये पूरी जो अगर दिनचर्या हम फॉलो हाँ. करते हैं, रात्रिचर्या फॉलो करते हैं, तो ही उसका परिणाम आने वाला अच्छा, मतलब ये एक 24 आवर एक प्रोसेस है जो किसी भी प्रकार की बीमारियां ना होने के लिए आपको अच्छे से फॉलो करनी Correct. है. इसके लिए सोते समय कदम्ब तेल जो है ना वो अगर हम माथे के ऊपर डालते हैं या फिर पूर्ण सुम है वो आँखों को लगा के Right. अगर सोते हैं तो नींद का क्वालिटी सुधर जाता है। Okay. या फिर पिंड तेल जैसा या फिर दशमूल तेल जैसा है, वो सिर्फ पैरों को, हाथ को लगाना है। इट Okay. टेक्स हार्डली 5 मिनट्स, नॉट Right. मोर देन दैट। Right. इतना भी समय आप खुद के लिए केयर नहीं निकाल हाँ. सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, Exactly. सवाल Yes. पूछना जरूरी है। ऐसा Yes. है। तो मैम आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि थायराइड ग्लैंड एग्जैक्टली होती क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से उसका निदान कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उसका निदान हेतु, संप्राप्ति, चिकित्सा, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी,
इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको मेरे सारे दर्शकों को मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ थायराइड ग्लैंड या उससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अगर आपको मैम से किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड में हम मैम से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।